सुप्रभात बच्चों, आज आप सब कक्षा 9 के क्षितिज के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला पाठ है दो बैलों की कथा, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। यह गद्य साहित्य की एक कहानी की विधा है। पाठ को पढ़ाने से पहले आप लोग जरा साहित्य के बारे में भी जान लेंगे। साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण मीन्स आईना है। कहने का मतलब यह है कि जैसा समाज है उसी के अनुसार हमें साहित्य की रचना करनी पड़ती है। अर्थात समाज जो चाहता है या समाज की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं वह सब कुछ हमें साहित्य में नजर आती हैं, और यह साहित्य हमारी एक धरोहर के रूप में भी संजोकर लोग रखते हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की महाभारत, रामायण, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं जो हम सब आज भी उनका अध्ययन करते हैं। समाज में साहित्य को दो भागों में बांटा है। अर्थात साहित्य दो प्रकार का है, गद्य साहित्य है और एक काव्य साहित्य या पद्य साहित्य है। अब गद्य साहित्य क्या है? गद्य साहित्य ऐसा साहित्य है जिसमें लेखक अपनी भाषा सरल से सरल यूज करते हुए या मुहावरेदार यूज करते हुए अपनी भाषा के द्वारा अपने विचारों को अति सहजता से लोगों तक पहुंचाता है। गद्य साहित्य में निबंध, नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास, पटकथा आदि अनेक विधाएं हैं, और शायद यह लिखने की आसान विधा भी है। दूसरा है आपका आता है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य अर्थात अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना काव्य कहलाता है। रसात्मकम वाक्यम काव्य अर्थात रस से युक्त वाक्य काव्य है। अर्थात कविता को जब हम पढ़ते हैं तो एक हमारे अंदर जो रस की उत्पत्ति होती है वही काव्य है। अब काव्य साहित्य में भी अनेक प्रकार की रचनाएं की जा सकती हैं, जैसे दोहा, चौपाई, छप्पर, फरगीतिका, कुंडलिनी, पद आदि। पद्य साहित्य में अपने साहित्य को और भी सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, रसों का प्रयोग करते हैं, जिससे पद्य साहित्य की सुंदरता बढ़ जाती है। आपका पाठ जो दो बैलों की कथा है, पहले भी मैंने बताया, ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक कहानी है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है, लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पहले आप लोग मुंशी प्रेमचंद जी के भी व्यक्तित्व के बारे में जान लें। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में ही मुंशी प्रेमचंद जी की माता का देहांत हो गया। माता के देहांत होने के बाद पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। विवाह से इन्हें सोचा कि मुझे माता का प्यार मिलेगा, परंतु माता का प्यार तो दूर, वे माता इनके अनुकूल कतई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से मुंशी प्रेमचंद का मन घर में नहीं लगता था। वो खेतों में निकल जाते थे, बागों में निकल जाते थे और वहीं अपनी रचनाएं करते थे। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी का जो बचपन है वो अभावों में बीता। समस्याएं एक से एक बढ़कर आती रहीं। फिर मुंशी प्रेमचंद ने किसी तरह अपनी शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा भी मात्र BA तक की। इसके बाद शिक्षा विभाग में ही उन्होंने नौकरी की। कठिनाइयों से गुजरते हुए मुंशी प्रेमचंद जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उस समय हमारे देश की मांग दूसरी थी। स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम शिखर पर था। स्वाधीनता आंदोलन के कारण मुंशी प्रेमचंद जी का भी मन सरकारी नौकरी में नहीं लगा और उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अब आते हैं मुंशी प्रेमचंद। फिर त्याग पत्र देने के बाद पूर्णतया स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए और लेखन से समर्पित हो गए। मुंशी प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियों को लिखा। मानसरोवर में उनकी कहानियाँ 8 भागों में लिखी हुई हैं, संकलित हैं।
कई उपन्यास लिखे जिसमें कि गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि। उन्होंने जागरण और हंस पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। उपन्यास और कहानियों के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने निबंध और अन्य गद्य विधाओं को भी अपने साहित्य में लिखा है, स्थान दिया है। मुंशी प्रेमचंद मानते थे कि समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन साहित्य है और तत्कालीन परिस्थितियों को उन्होंने अपने समाज में बहुत उभारा है। उनकी कहानियों में किसानों, मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित रचनाएं दिखाई देती हैं। मुंशी प्रेमचंद का कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। उन्होंने मनुष्य समाज को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अपने साहित्य में स्थान दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी साहित्य में पशुओं को ऐसी आत्मीयता प्रदान की है कि हर व्यक्ति उस साहित्य को पढ़कर भाव विभोर हो जाता है। भाषा भी इतनी सहज और सरल है कि उसका चित्रात्मक दर्शन हमें नजर आता है। मुंशी प्रेमचंद की यह जो कहानी है दो बैलों की कथा, इसमें भी उन्होंने अपने ही भाषा में बहुत ही मुहावरेदार ढंग से बैलों की स्थितियों का वर्णन किया है और उसको स्वाधीनता से जोड़ा है कि बैल जो है किस प्रकार मनुष्य के समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं और मनुष्य भी किस प्रकार जानवरों से एक जुड़े हुए हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव समाज और पशु समाज वास्तव में एक दूसरे के अधीन है और उनके बिना एक दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही मुंशी प्रेमचंद ने यह भी बताया है कि स्वाधीनता आसानी से नहीं मिलती है, बार बार स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे के माध्यम से इसे स्पष्ट किया है कि अंग्रेजों के लिए भारतीयों का जीवन भी गधे के बराबर है। जैसे गधे के जीवन में किसी प्रकार की न खुशी होती है न विषाद होता है, उसे चाहे जैसा खाने को दे दो, चाहे जितनी उसे मारो, सड़ी गली घास दे दो, लेकिन उसके चेहरे पर किसी प्रकार के भाव समझ में नहीं आते हैं, वह सब कुछ सहता रहता है। अंग्रेजों ने भी भारतीयों के साथ ऐसा ही किया। भारतीयों से वे जी तो काम लेते थे, क्योंकि भारतीय किसी से न झगड़ा करते थे न लड़ाई करते थे, फिर भी उन्हें बदनाम किया जाता था। अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद अंग्रेजों का जो हिसाब है वह सुधर जाता। लेकिन अति सीधाई ने भारतीयों को उनके गुलाम बना दिया। गधे का एक छोटा भाई और भी है जिसे गधे से थोड़ा कम गधा कहा जा सकता है, और वह है बैल। बैल बछिया के ताऊ का भी इसके लिए मुहावरे का प्रयोग करते हैं, अर्थात बैल और गधे में बहुत कुछ समानता है। वैसे तो गाय भी बहुत सीधी मानी जाती है, लेकिन गाय भी कभी कभी उग्र रूप में दिखाई देती है। बैलों के साथ ऐसा नहीं है। बैलों से मजे का काम लिया जाता है और फिर मालिक उसे जैसा चाहता है वैसे ही उसका उपयोग करता है। कहानी में झूरी काछी है, उसके दो बैल हैं। झूरी काछी अपने बैलों को बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने बैलों का नाम हीरा और मोती रखा है। वास्तव में तो नाम बहुत ही अच्छे लगते हैं, हीरा और मोती सुनकर भी खुशी होती है। बैलों को अच्छी तरह से रखता था, अच्छा खाना देता था, अच्छा चारा देता था, किसी प्रकार की कोई उन्हें परेशानी नहीं होने देता था। देखने में भी बैल अति सुंदर थे, डील डॉल, ऊंचे करके, दोनों में इतना भाईचारा था, इतना प्रेम था कि दोनों मूक भाषा में ही आपस में एक दूसरे की बातें समझ जाते थे। मूक भाषा कहने का मतलब ये है कि इशारों से ही एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। इतनी गुप्त शक्ति थी कि जो मनुष्य अपने को श्रेष्ठ समझता है वह भी इस प्रकार की गुप्त शक्ति का
उपयोग नहीं करते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों आपस में सींगे मिलाते थे, लड़ाई के उद्देश्य से नहीं, प्रेम के उद्देश्य से, विनोद के उद्देश्य से, आत्मीयता के उद्देश्य से। जैसे बच्चे के खेल में एक दूसरे को थोड़ा चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन जब कभी ये रूप दिखाई ज़्यादा देता था तो जो है हीरा उसको कंट्रोल कर लेता था या समझता था कि कहीं ऐसा ना हो कि नौबत लड़ाई की आ जाए, तो हीरा उसको संभाल लेता। इस प्रकार दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। संयोग की बात, जूरी काची की ससुराल से उसका साला आया और उसने कहा कि बैल जो है मुझे दे दो, काम करो, अपने काम के लिए बैलों को ले गया। जूरी काची अपने बैलों को एक तरीके से बच्चों की तरह प्यार करता था, लेकिन जब उसका साला बैलों को ले जा रहा था तो बैलों को बड़ा दुख, बैलों को लगा कि पता नहीं क्यों आज हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है, ऐसा वो सोचते और दुखी होते। हालांकि जब वो जा रहे थे तो वो जाने में इतना आनाकानी कर रहे थे और इतनी ज़्यादा टेढ़े मेढ़े चल रहे थे कि उनके साले को भी यह बात समझ में आ गई। साले का नाम गया है और गया उन्हें मारता तो भी वो पैर उठाने का नाम ही नहीं लेते थे। जैसे तैसे गया उनको अपने घर पर ले गया। संध्या का समय हो गया, शाम हो गई, सुबह के गए उन्हें उनके थान पर बांध दिया। थान कहते हैं जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है। और इसके बाद पूरे दिन एक तरीके से कठिनाइयों से गुजरते हुए जब वो पहुँचे तो रूखा सूखा भोजन उनके सामने चारा डाल दिया। एक बैल ने भी, ना हीरा ने ना मोती ने उसमें मुंह डाला, बल्कि एक प्रकार से इतने दुखी हुए कि ये सोच रहे थे कि किसी भी तरह यहाँ से जाने का साधन नहीं। दोनों बैलों के दिल भारी हो रहे थे। उन्हें नया गांव, नए आदमी, नए लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। दोनों बैलों ने मुँह भाषा में सलाह दी कि जब सोता पड़ जाए, अर्थात पूरा गांव सो जाए, तो हम लोग अपनी रस्सियों, जिनको गांव में पगहे कहते हैं, तोड़कर निकल जाएंगे। वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। जब गांव पूरा सो गया और जो रस्सियाँ थी वो भी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, उन्होंने कस के झटका मारा और वास्तव में दिल डौल से अच्छे थे ही, शरीर में ताकत भी बढ़िया थी और रस्सियाँ जो है एक एक झटके में ही टूट गई। और वो बैल वहाँ से ऐसे भागे कि पुनः अपने मालिक जूरी काची के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने चैन की सांस ली। गांव वालों ने बैलों को जब वहाँ देखा तो अधिक प्रसन्न हुए और जूरी काची भी उन्हें देखकर खुश हुआ। लोगों ने बैलों का स्वागत बच्चों ने अनेक प्रकार से किया। उन्होंने कहा ये बैल नहीं, ये हमारे गांव के दो वीर हैं। लोगों ने उन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए, ऐसी भी मांग की। बैलों की खुशी देखकर कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया और कोई भूसी लाया। परंतु जहाँ पूरा गांव और जूरी काची प्रसन्न था, वहीं जूरी काची की जो पत्नी है वह अत्यंत दुखी थी। उसको यह लग रहा था कि ये बैल मेरे भाई के यहाँ गए और इतने नमक हराम है कि भाई के यहाँ से भागकर चले गए। उसका यही कारण था कि भाई के यहाँ उन बैलों का मन नहीं लग रहा था। यह बात जूरी काची को हजम नहीं हो रही थी और उसको जूरी ने जरा अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए भी कहा कि तुम्हारे भाई ने अच्छा दाना चारा खिलाया ही नहीं, इस वजह से वो भाग आए। पत्नी जूरी की नाराज हो गई और उसने कहा हाँ, तुम्हारे जैसे कोई भी बैल नहीं रखते हैं, तुम तो बैलों को एक तरीके से बच्चों की तरह उसकी सेवा करते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। जूरी ने
उसको बीमार को न बढ़ता देख वहीं शांति किया और यह भी कहा कि जैसे भी हो इन बैलों को दाना चारा खिलाया जाए। जूरी ने अपने मजदूर से कहा कि जरा भाई इसको खाने के लिए भूसा में खली मिला दो, लेकिन मजदूर ने कहा कि अगर खली मिला देंगे तो मालकिन मुझे डांटेंगी या कौन सहेगा। अतः उसने आज बैलों को वैसा ही खाना दिया जैसा गया यहाँ मिला था, लेकिन बैलों को फिर भी कुछ विशेष परेशानी नहीं हुई, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपने घर का रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। दूसरे दिन जूरी का साला गाया पुनः आया। अब की बार वह बैलों को सीधे न ले जाकर बैलगाड़ी के साथ आया, गाड़ी में उनको जोत कर ले गया। गाड़ी में जोत कर ले जाने में जूरी को थोड़ी आसानी हुई, क्योंकि बैल जो है इधर उधर नहीं भाग सके। हाँ, गुस्सा जरूर था। तो एक बार तो मोती ने गाड़ी को खाई में ही गिराना चाहा, लेकिन हीरा थोड़ा समझदार था। दोनों बैलों में एक बात भी है कि कहीं कहीं मोती जो है बड़ा ही उग्र हो जाता था, लेकिन हीरा समझदार था, शांत था, तो वो मामले को शांत कर देता था। अतः उसने संभाल लिया और समझ लिया कि इस समय हमारी नियत है, अर्थात ऐसे ही चलना पड़ेगा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। ये बैल जो है फूलों की तरह रखे जाते थे। जूरी ने कभी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था, लेकिन आज जब उसका साला उसे ले जाता है तो उनकी अच्छी पिटाई होती है और उन्हें बांध दिया जाता है। अब की बार जो साला है जूरी का, उसने बड़े बड़े मोटे मोटे पगों से उन्हें बांध दिया। दूसरे दिन गया इन बैलों को जोतने के लिए हल में ले गया, लेकिन बैलों ने जैसे कसम खा ली थी, एक भी बैल उठाने को तैयार नहीं। मारते मारते गया, थक गया। मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह हल, रस्सी, जुआ जो सब कुछ लेकर भाग जाएगा। अगर बड़ी बड़ी वास्तव में रस्सियाँ न होती तो वे दोनों पकड़ में नहीं आते। लेकिन हीरा ने मूक भाषा में पुनः मोती को समझाया कि भागना व्यर्थ है, क्योंकि इससे और भी मार पड़ेगी, क्योंकि ये मारना मनुष्यों का स्वभाव है और मार से बच नहीं सकते। लेकिन क्या किया जाए, व्यक्ति का यह जो है मन थोड़ा उचट जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। बैलों ने कहा कि जो हमारा बुरा करे उसका भी हम बुरा करें, हमें भगवान ने इसीलिए बैल बनाया है। अतः मोती अपने दिल में ही महसूस कर रह जाता है और समझ जाता है कि अब काम नहीं चलेगा। आज भी उन दोनों के सामने पूरे दिन काम करवाने के बाद रूखा सूखा भोजन डाल दिया गया। शाम को चुपचाप दोनों बैल खड़े रहे। घर के बाकी सभी लोग जब भोजन कर चुके तो गया के घर में एक लड़की, उसकी भी माँ मर चुकी थी। पता नहीं क्यों उस लड़की को इन दोनों बैलों के प्रति बड़ी ही सहानुभूति हो गई और उसने आत्मीयता के तौर पर उन बैलों के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहिए। अतः वह एक एक रोटी दोनों बैलों को चुरा कर चुपके से लेकर आती है और उन बैलों के सामने डाल देती है। वह बैल भी इतने समझदार, जानते हैं इन रोटियों से, एक एक रोटी से हम लोगों का पेट नहीं भरने वाला है, लेकिन वह एक रोटी आत्मीयता से भाव विभोर कर दिया उन लोगों को। इस प्रकार उन्होंने जैसे तैसे उस भोजन को किया, लेकिन यह क्रम जो है अब बराबर चलने लगा। एक दिन की बात है, वह लड़की रोटियां लेकर आई। उसे पता नहीं क्यों बैलों से इतना प्रेम हो गया कि वो जान गई कि ऐसा है कि किसी भी तरह से इनको हमें आज़ाद करना है
और उसने बैलों की उन रस्सियों को खोल दिया। और उसके बाद जब बैल भाग गए तो बाद में चिल्लाने लगे कि बैल भाग गए, बैल भाग गए, तूफा वाले बैल भाग गए। बाद जब पहले लोगों ने देखा तो वास्तव में वहाँ पर बैल नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अब जो है मौका मिला है, लेकिन हमेशा जैसे मैंने पहले भी बताया आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है। परिस्थितियाँ अनेक प्रकार से व्यक्ति का पीछा करती हैं। ये ना समझे कि एक बार हम आज़ाद हो गए तो हमें ये आज़ादी प्राप्त होगी। अनेक अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और यही हाल उनके भी साथ है।